ठीक है मनोज जी, इसका आप काउंटर रखिएगा, लेकिन दीपक झा क्योंकि आपने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं डिस्कशन हुआ, ये सारी की सारी मीडिया की अफवाह है, तो आपके नेता हैं अजय माकन, जब वो बाहर निकले और उनसे इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा है कि हार के बहुत सारे कारण हैं जो कि चुनाव आयोग से लेकर नेताओं के मतभेद से जुड़े हुए हैं। ये उनका स्टेटमेंट है, नेताओं के मतभेद से जुड़े हुए हैं। इसी बैठक में शैलजा को आपने दूर रखा, हुड्डा साहब को बुलाया, हुड्डा साहब इस बैठक का हिस्सा नहीं बने और दोनों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में किस तरीके की रस्साकशी चल रही है साहब, ये बिल्कुल मीडिया की अफवाह नहीं है, ऑन ग्राउंड रियलिटी है जिसको शायद आप एक कवर देना चाहते हैं। मनोज यादव आप काउंटर रखिएगा, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाओ। आपकी बात अधूरी है, आपकी बात अधूरी हो जाएगी। मैं थोड़ा 2 लाइन इसमें जोड़ना चाहता हूँ। किसको बुलाया गया, किसको नहीं बुलाया गया, क्योंकि देखिए सारा कैंपेनिंग किस तरीके से किया गया था, किस नेता के इर्द गिर्द किया गया था हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस ऐसा कोई वहां पे व्यक्ति प्रमुख नहीं था, हुड्डा जी भी थे, संजय भी थी, सुरजेवाला जी भी थे, सारे नेता थे। और किस तरीके से भाजपा दुष्प्रचार कर रही थी कि महिला का अपमान हो रहा है, दलित नेताओं का अपमान हो रहा है। वो उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है और उनकी अपनी इस स्ट्रैटेजी को लेकर संजय राउत भी तारीफ कर रहे हैं साहब, आप ही के साथी हैं, इनके नहीं है। संजय राउत ये कह रहे हैं कि इनकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी, ये संजय राउत का बयान है, ये बीजेपी के किसी नेता का बयान नहीं है। ठीक है यादव साहब, जल्दी से काउंटर रखिएगा प्लीज। जी देखिए पूर्णिमा जी, हम ये कह नहीं रहे कि हमारा इनका इंडी गठबंधन क्या काम कर रहा था। आप देखिए उत्तर प्रदेश में बोलते हैं हम साथ साथ हैं, सपा और कांग्रेस पार्टी बोलती है, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कहते हैं हम साथ साथ हैं, पंजाब में देखते हैं कि कहते हैं हम आपके कौन है, उसी तरह हरियाणा में भी चल रहा था। हम थोड़ी ना तय किए थे, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी, अखिलेश यादव जी ने कहा 1-2 सीट दे दीजिए मुझे, उन्होंने कहा कि इनकी हैसियत नहीं है। और जहां तक इनके शैलजा जी का सवाल है, शैलजा जी से जब टीवी चैनल पर पूछा जाता है कि आपकी आखिरी बात कब हुई थी, तो बोला कि हाँ, वो जोर से ठाका लगाती, कहती आखिरी बात तो मुझे याद नहीं है। फिर बोला कि आप प्रचार करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि प्रचार मुझे बुलाएंगे ही नहीं वो कभी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं कहा, आप ही के नेता शैलजा कुमारी शैलजा जी ने कहा है और उन्हीं का बयान है। बहरहाल चलो इनका एक अंदरूनी मामला है, लेकिन इतना जरूर तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक सुशासन वाली सरकार दे सकती है। और भारतीय जनता पार्टी ने बिना पर्ची और खर्ची के 1.5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। अरे आपके यहाँ तो पर्ची खर्ची आपके यहाँ चलती थी साहब, किस तरह से पर्ची और खर्ची के माध्यम से लोगों को नौकरी दी जाती थी। मैं एक बात, एक शेर और मैं कहना चाहूंगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का काम करता है, कार्यकर्ता काम करता है। ना हीरे की चमक है, ना नगीने की चमक है, चेहरे पर सीना तान के जीने की चमक है, पुरखों से विरासत में हमें कुछ ना मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। तो ऐसा है दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खून पसीना से काम करता है, लगातार नीचे जमीन पर काम करता है। आपकी तरह नहीं है कि ट्विटर खेलता है और चांदी की चम्मच लेकर के और सोने की चम्मच लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं खड़ा हुआ है। नायब सिंह सैनी हो, मनोहरलाल खट्टर हो या मनोज यादव जैसे कार्यकर्ता हो, चांदी की चम्मच सोने की चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुए। ठीक है दीपक, मुझे थोड़ा सा समय, 3 मेहमानों के पास एक भी प्रतिक्रिया लेने के लिए नहीं जा पाई हूं, उनसे बस प्रतिक्रिया लेके मैं काउंटर के लिए आपके पास आती हूं। संजय द्विवेदी जी, आपके पास आते हुए आखिर ऐसी कौन सी स्थिति या इस तरीके का क्या हो गया अचानक से हरियाणा में आए चुनावी नतीजों के बाद कि अब ये तक कहा जा रहा है महाराष्ट्र चुनावों को लेकर कि शायद उद्धव गुट जो है वो फूक फूक कर कदम रखेगा। ये भी कहा जा रहा है कि भाई चेहरा बताइए कौन होगा। ये भी साथ साथ कहा जा रहा है कि आत्ममंथन करना होगा, अकेले जाने की जरूरत क्या पड़ गई थी आपको हरियाणा में, साथी को साथ ले लेते। क्या एक डर या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कांग्रेस के लिए उद्धव के पार्टी, उद्धव के गुट में पैदा हो चुका है महाराष्ट्र में होने वाले चुनावों से पहले? संजय द्विवेदी जी अनम्यूट करेंगे। संजय द्विवेदी जी नहीं, संजय जी नहीं आ पा रही है आपकी आवाज, एक बार और ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तब तक इसको सॉर्ट कर लीजिए संजय द्विवेदी जी। इसी सवाल के साथ आपके पास मैं फिर से आऊंगी। इसी बीच में धीरेन्द्र कुमार मुन्ना साहब आपके पास आती हूं मैं। उत्तर प्रदेश में क्या लगता है, अब उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग उसको लड़ने की तैयारी है, थोड़ा सा समय है, फिर उसके बाद जाहिर है कि विधानसभा चुनाव भी होंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा भी समय है। हरियाणा चुनाव के बाद आपको लगता है कि कांग्रेस एक नॉन नेगोशिएटिंग स्टेट में आई है, खास तौर से जब वो अलायंस की ताकत सबके एक साथ होने की बात करती थी? इतना बड़ा डेंट कांग्रेस को हरियाणा में हुई हार से मिला है, इसको आप कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से खास तौर पर? देखिए उत्तर प्रदेश में पूर्णिमा जी
कांग्रेस ऐसे तो पूरे देश में कहीं नहीं है। इनके पास फैक्ट चेक करने की ये बात कह रहे हैं, एक्चुअली में इनको करना चाहिए इम्पैक्ट चेक। जिस तरह से अपने गठबंधन के साथियों की सीटों को ही ये लेते हैं, जिस तरह से अपने दल में दलितों को सम्मान नहीं देते हैं, वह भी दलित महिला कुमारी शैलजा जी महिला भी है, उनको भी सम्मान नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी जी बोलते हैं ओबीसी की बात, जो बोलते हैं कि हम दलितों की लड़ाई को लड़ते हैं और विदेश की धरती पर जाकर के बोलते हैं कि आरक्षण को हम फिर से समाप्त करेंगे, तो ये सब डर जो लोगों को एक कांग्रेस के प्रति है उसी की इसी का ये रिजल्ट है। और ये इन्होंने नैरेटिव सेट किया कि किसान पहलवान और जवान के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का जो पुराना इतिहास रहा है ना पूर्णिमा जी, वो रहा है बेईमान का। तो हरियाणा के लोग जो है और जो उन्होंने वहां के जवानों ने लड़ा, वहां के किसानों ने लड़ा और वहां के पहलवानों ने भी लड़ा, और वो लड़ा कांग्रेस रूपी बेईमान से, इसीलिए वहां की हार हुई। और उत्तर प्रदेश में जो भी सीटें 2-4 मिली है कांग्रेस को, वो आप देख लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की सीट है, वो समाजवादी की कृपा से कांग्रेस को मिली है। कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत को पहचान नहीं रही है और स्थानीय और क्षेत्रीय दलों की ताकत से अपनी ताकत को बढ़ा रही है। इस बात को इस चुनाव ने साबित कर दिया। और जिस तरह से उन्होंने तवज्जो नहीं दिया, उत्तर प्रदेश में 7 सीटें तो दे दिया कांग्रेस अपने कैंडिडेट को, सपा ने, तो अब 3 सीटें बची है, उसमें से 3 में 1 मिलेगा, 2 मिलेगा या 3 मिलेगा, ये उनका विषय है। लेकिन इतना तय है कि जिस भूमिका में, जिस लय में वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी चले थे, वो लय अब रहने वाला नहीं। ठीक है लारी साहब, लेकिन इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं जो आप कह रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट भी कह रही है इसमें बहुत कुछ। देखिए एक मामला ये था कि ये बात तो फैक्ट है कि जो इनके लोकल लीडरशिप है वो निहायती जबान से बदतमीज लोग हैं और उनको थोड़ा अपनी दायरे में रहना चाहिए, बात फैक्ट है, ये बात मैं इससे दोहराया नहीं करूंगा। दूसरा, इनके हरियाणा के भी जो लोग थे वहां पे भी जो कौन था वो जो मुख्यमंत्री था पहले, उसने भी कहा कि कौन अखिलेश और अखिलेश को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा और ये कुछ नहीं है, समाजवादी की क्या हैसियत है। वो ये भूल गए थे कि वहां पे 10-12% यादव वोट भी हैं। तो आपने ये बात तो फैक्ट माननी पड़ेगी कि अनडिस्प्यूटेड नेता है पूरे राष्ट्र के यादव समाज के, और उस यादव समाज को आपने बेइज्जत किया तो यादव समाज ने आपको बेइज्जत कर दिया, आपको किनारा कशी कर दी। ये बात फैक्ट है। संजय राउत जी ने जो कहा कि कोई कांग्रेस से सीखे कि जीत को हार में कैसे बदला जाता है, बात फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्होंने जो बयानबाजी इनके जो दिमाग से पैदल नेता लोग कर रहे हैं, जो सीनियर कैटेगरी में आ गए, जिनको घर में बैठा देना चाहिए, उन लोगों को जो तवज्जो दे रहे हैं उसका नतीजा मिला है इनको। कुमारी शैलजा जी के साथ जो किया गया वो भी गलत किया गया। वो भी एक यंग डायनेमिक लेडी है, ठीक है, शी इज अबव 50, लेकिन स्टिल शी इज कंसिडर्ड यंग। उनको आगे बढ़ाना चाहिए था। जिस आदमी के हाथ से सत्ता छीन कर बीजेपी के हाथ में गई थी, आप उसी को फिर से मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कर रहे हो, तो जनता वो बर्दाश्त नहीं करेगी कि कौन आदमी है ये, यार किसी काम का नहीं है, इसको तो हमने हटाया, फिर इसको आप मुख्यमंत्री के पद पे बैठा रहे हो। ठीक है। तो इनके कई जो लूज टॉक्स होते हैं, मैं तारीफ करूंगा राहुल जी की, सोनिया जी की और प्रियंका जी की, कि उनकी तरफ से कोई लूज टॉक नहीं होता है, लेकिन उनके जो लगे हुए बबुए हुए वो जो लूज टॉक करते हैं उसकी वजह से उनको नुकसान होता है। ठीक है।